इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करते हैं आज। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं, इंटर कन्वर्जेंस ऑफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ इंटर कन्वर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। तो हम डेफिनेशन ये सब चीजें जानते हैं बचपन से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आता है और जेईई में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, दूसरा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो उसी बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? तो इट इज अ डिवाइस which is used for interconversion of electrical and chemical energy, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। और इंटर कन्वर्जेंस की स्टडी को ही हमें इस चैप्टर में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, क्लियर है क्या ये सारी बातें? यस सर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके के, एक हो गया गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये 2 तरीके का हो जाएगा, एक हो जाएगा अपना गैल्वेनिक सेल और एक हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखिए, गैल्वेनिक सेल किस लिए यूज होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए, क्या यूज करते हैं हम लोग? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए गैल्वेनिक सेल। अच्छा, कोई केमिकल रिएक्शन एक बार इनिशिएट हो गया तो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, और अगर कंटिन्यूअसली चलते रहेगा इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है गैल्वेनिक सेल वाला, ये कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। और स्पॉन्टेनियस बोले तो डेल्टा जी कैसा? लेस देन 0, नेगेटिव। डेल्टा जी कैसा? लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, और इक्विलिब्रियम वाले प्रोसेस के लिए डेल्टा जी 0 होता है। ध्यान रखना इन सब बातों को, पुरानी बातें हैं। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो अगर हम पावर सप्लाई बंद कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। और नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे होगा? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगा तो फिर केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगा? वो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हमें कंटिन्यूअसली बाहर से करंट सप्लाई रखना पड़ेगा। तो अगर एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए किसी प्रोसेस को होने के लिए, तो इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेल्टा जी कैसा उसका? मोर देन 0, मतलब पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ध्यान रखेंगे इन बातों को। ठीक है, इसके बाद हमारे जी। इस चैप्टर में आता है गैल्वेनिक सेल आता है। इसके बाद गैल्वेनिक सेल को पढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, पहला टॉपिक इस चैप्टर का इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो बेसिकली अभी ध्यान रखने वाली 2 चीजें हैं इसमें, पहला है गैल्वेनिक सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है क्या? इससे पहले हमें कंडक्टर्स के टाइप पता होने चाहिए। आपने कंडक्टर्स पढ़ा है, कंडक्टर्स वो है जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को
फ्लो होने दें। तो कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स। कैसे कंडक्टर्स? मेटल वाले, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ये हमें एक नया इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। और पहले भी हमें पता था कि आयंस के थ्रू करंट फ्लो हो सकता है, पता था ना? जी। ठीक है, तो आयंस के थ्रू करंट फ्लो हो सकता है। तो मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें तो ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हो जाए, कंडक्टर या फिर कंडक्टेंस एक ही चीज है। इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर, दूसरा चीज है टेम्परेचर। तो पहला हो गया नेचर ऑफ मेटल, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्वेंट पे। अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता था मेटल्स में? वो कर्नल्स का वाइब्रेशंस बढ़ने लगते हैं। जैसे ना, अगर हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो मेटल लैटिस, मेटल क्रिस्टल जो होता है उसमें बहुत सारे आयंस होंगे, मतलब आयंस नहीं, मेटल के एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये जो मेटल के एटम्स होते हैं ना, ये अपने वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, रिलीज करके रखते हैं। और रिलीज करके कहाँ छोड़ते हैं? देखिए कहाँ छोड़, रिलीज करके वो क्रिस्टल में ही, मेटल के क्रिस्टल में ही फ्रीली घूमते हैं, इधर इधर इधर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं कर्नल्स। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स है ना, इनको हम लोग कहते हैं कर्नल्स। और ये जो बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स है ना, बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स सोचो कि इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। इनडायरेक्टली ये सारे जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है, वो जो बीच में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसकी वजह से। तो हम डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। मोर इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल्स के बीच में रहेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो ज्यादा कर्नल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स उसको अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा नेगेटिव चार्ज तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है ना। तो अगर हम देखें तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सोचो कि जब करंट फ्लो होना होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा तभी तो करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये कर्नल्स का वाइब्रेशन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बढ़ेगा क्या? यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकेगा क्या? बताइए, बढ़ रोकेगा ना, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है। अगर वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा कंटिन्यूअसली टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इधर से जा रहा है, एक हाथ को रोक के ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से, वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो उसको रोकेगा ना, स्टिक कर जाएगा उससे, है ना, इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, मेटल में रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसमें क्या होता है पता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो विस्कोसिटी घटता है और रेजिस्टेंस भी कम होता है। समझाएंगे कैसे? ये वाला इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वाला हम लोग समझेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्यों कम होता है। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं थर्ड। इसमें देखो थर्ड पॉइंट दोनों में, इसमें कंपोजिशन जो होता है ना, कंपोजिशन कोई चेंज नहीं होता है, जो मेटल जैसा था वैसा ही रहेगा कंपोजिशन में, नो चेंज। लेकिन उधर कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो लिख देंगे कंपोजिशन चेंजेस। ठीक है, बात करेंगे कैसे कंपोजिशन चेंज होता है और कंपोजिशन कैसे चेंज होता है। जैसे मान लो कि क्या हम मेटल पे, जैसे हमारे घर में जो वायर लगा हुआ है, क्या वो सालों साल चलते चलते एक दिन खत्म हो जाता है क्या? नहीं ना, वो सालों साल चलते रहता है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है, कंटिन्यूअसली हम उसको यूज करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेटल का वायर धीरे धीरे पतला होना चालू हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। इसका मतलब है कि मेटल में कोई भी कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। जब करंट फ्लो होता है तो उसमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, प्रेशर की बात करें, इसमें प्रेशर की वजह से कोई इफेक्ट कंडक्टेंस पे नहीं आता है मेटल्स में। लेकिन इसमें बात करें प्रेशर बढ़ाने पे,
प्रेशर बढ़ाने पे बात करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो ये अफेक्ट्स कंडक्टेंस, यहाँ पे अफेक्ट्स कंडक्टेंस। तो पहले हम क्वेश्चन अराइज करते हैं मन में, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। इसमें ओम्स लॉ दोनों में एप्लीकेबल है, ओम्स लॉ दोनों में ही एप्लीकेबल है, इधर भी ओम्स लॉ, इधर भी ओम्स लॉ, दोनों में ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। ये हटा देते हैं, समझ चुके हैं ये चीज, ठीक है। 6 देखें अगर हम, फैराडेज लॉ सिर्फ इसमें एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में। फैराडेज लॉ भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और इधर फैराडेज लॉ नॉट एप्लीकेबल, फैराडेज लॉ नॉट एप्लीकेबल, इधर एप्लीकेबल, ठीक है। इधर Yes. कंसेंट्रेशन जैसा कोई चीज नहीं होता है, इधर ना कंसेंट्रेशन जैसा कोई चीज नहीं होता है, नॉट अवेलेबल। लेकिन इधर डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन, ठीक है। इधर कंसेंट्रेशन से फर्क पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके बात करना है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या, मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पे मेटेलिक कंडक्टेंस डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला है, पहला है नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा क्या, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा क्या, करेगा ना, पहला ही पॉइंट था ना मेटेलिक कंडक्टेंस में। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा क्या। मतलब ना एक टॉपिक हुआ करता था बीसीसी और एफसीसी, ऐसा कुछ सॉलिड स्टेट में, लेकिन अब हमें नहीं पढ़ना है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बीसीसी और एफसीसी। देखते हैं इस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा क्या, हाँ ना, करेगा ना। कौन सा मेटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। डी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या। तो देखो दो चीज तो हमने ऊपर देख लिया है, कौन कौन सा, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करना और टेम्परेचर पे डिपेंड करना। लेकिन क्या स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करेगा। पता है एफसीसी में ना ज्यादा एटम्स होंगे, और ज्यादा एटम्स होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बीसीसी में कम एटम्स होंगे। फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब का मतलब है, एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूब। देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे अपने रूम को अगर हम एक क्यूब माने, तो उसके सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम्स, उसके सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम है, ठीक है, एकदम सेम साइज के होंगे ये। ओहो, सेम साइज के हो जाएंगे, हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली इसको समझना ऐसे है कि सारे कॉर्नर्स पे एक एक, जितने रूम के हमारे कॉर्नर्स हैं उन पे एक एक एटम मेटल का, ठीक है। इसको पेस्ट करते हैं, पीछे वाले कॉर्नर्स पे हो गए। अब आगे वाले कॉर्नर्स पे कर देते हैं, आगे वाले कॉर्नर्स पे हो गए ये, ठीक है, ऐसे। ये और आगे वाले कॉर्नर्स पे हो गए, इस साइड के आगे वाले पे, ठीक है, ऐसे हो गए। अब देखो इतने तो हो गए, अब फेसेस जो बीच में खाली जगह बच रहा है ना, फेस वाला, उस पे भी एक एक, कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 होते हैं ना, तो उस पे भी एक एक, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट होगा एफसीसी में, हम इसको 3D में कभी और दिखा देंगे। लेकिन ऐसा अरेंजमेंट होगा तो ज्यादा एटम्स होंगे। बेसिकली तुम मेरे पे भरोसा रखो ये इस बात का कि एफसीसी में ज्यादा एटम्स होंगे, और ज्यादा एटम्स तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्यू ज्यादा, तो आई भी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है क्या, ऐसे। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोल, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रोलिटिक आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन मार्क। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा क्या? बी साइज एंड चार्ज ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा क्या? एंड देयर कंसेंट्रेशन। सी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा क्या? और डी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या? बताइए, जितने हमने टेबल में लिखे थे क्या उनमें से कुछ नया दिख रहा है क्या इसमें? देखिए तो कुछ ऐसा दिख रहा है जो नहीं, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें से ऐसा लग रहा है होगा और कौन सा नहीं होगा? पहला होगा क्या जिसपे कंडक्टेंस डिपेंड करता हो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, जितना ज्यादा चार्ज उतना जल्दी हाँ वो इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करेगा, इस पे भी डिपेंड सही है। करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा क्या? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे बिल्कुल। हाँ हाँ अगर सॉल्वेंट, जैसे मान लो एक हनी है एक ग्लास में और एक ग्लास में पानी है, दोनों को उड़ेलेंगे, कौन नीचे पहले गिरेगा? पानी नीचे गिरेगा पहले। पानी हनी धीरे धीरे गिरेगा, उसका विस्कस फोर्स ज्यादा है हनी ज्यादा का, है। और पानी का विस्कस फोर्स विस्कोसिटी कम। कम है। नहीं, उल्टा बोल गया, हनी का कम है विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस टू फ्लो। हाँ नहीं नहीं, हनी का विस्कोसिटी ज्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो इसमें सारे ही ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ध्यान में रखेंगे इन सारे पॉइंट्स को और धीरे धीरे समझेंगे भी इन सारे पॉइंट्स को। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए और पता है भी कुछ पहले से भी, तो लिखते हैं बेसिक टर्म्स। हमने रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है हमें ये पता है। रेजिस्टेंस हमने पहले पढ़ा है। रेजिस्टेंस कैसे होता है बताइए, रेजिस्टेंस क्या होता है? आर वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना। रेजिस्टेंस पता है ना, वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो देखते हैं रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या हो जाता है? ओम। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, करंट इनटू रेजिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ठीक है, अब देखो, जैसे हम एक इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, कंसिडर करते हैं, जैसे एक कंटेनर है हमारे पास जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, NaCl टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, NaCl टाइप का एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। चला दीजिए। तो इसमें हम NaCl भर देते हैं और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया, अब इसमें Na प्लस है और Cl माइनस है। ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव वाला हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो जी। Na प्लस किस पे जाएगा? Na प्लस नेगेटिव साइड जाएगा। नेगेटिव वाले पे जाएगा। और Cl माइनस किस पे जाएगा? पॉजिटिव वाले पे। पॉजिटिव पे जाएगा। क्या इन आयंस को जाने से कोई रोक रहा है क्या? यस सर। कौन रोक रहा है? नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को हम्म, और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को। नहीं रोक रहा है ना, इसमें कोई रोकने वाला है। तो अब फिर से देखो, इस पे कोई रोकने वाला है? एक फोर्स बस है, ये Na प्लस पे
Cl अरे माइनस क्या कर हाँ, रहे हैं? हाँ, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको हम कह हाँ, देंगे IIA, इंटर ए आयनिक अट्रैक्शन। क्या कह देंगे? अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, ठीक है। IIA मतलब इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। ठीक है ना? हुँ, इस चीज से हम लोग ये समझ सकते हैं, इस इस चीज से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो आयंस हैं ये आपस में भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता चल रहा था? हमें पता नहीं चल रहा था। वैसे ही हमारे जीवन हाँ, में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हुँ, हमारे जीवन में भी कुछ लोग होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हमें पता नहीं चल रहा है कि वो हमें आगे जाने से रोक रही हैं। जैसे कौन-कौन सी वो चीजें हो सकती हैं जो आपको आगे जाने से रोक रही हैं? सबसे बड़ा चीज है मोबाइल, है ना? हुँ, मोबाइल का सदुपयोग नहीं पता है। उसके बाद टीवी, फलाना-ढिमकाना हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ा रोकने वाला चीज़ उसमें मोबाइल है और मोबाइल में जो प्रेज़ेंट डिस्ट्रैक्शंस हैं वो। और दूसरा हो सकता है इंसान, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकलिए, तो वो रोक रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। उन इंसानों पे ध्यान देने से बढ़िया है कि हम अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। उन लोगों के बारे हुँ, में सोचने से बढ़िया है कि हम अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करें। अपने आप को इतना लायक बनाएँ, इतना होशियार बनाएँ कि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है? एक यस मिनट। सर। तो ये जो आयन्स हैं, इनको हुँ, इनके बीच में भी इंटरैक्शन है। हुँ, तो बेसिकली इस जैसे इसमें आयन्स अगर नहीं होते तो क्या करंट तब भी फ्लो होता क्या? नहीं। नहीं होता। तो आयन्स की वजह से ही करंट फ्लो कर रहे हैं। अब ये आयन्स के बीच में आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। हुँ, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टेंस का मतलब है, सॉरी, रेजिस्टेंस का मतलब है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट अकर्स ड्यू टू, या फिर इट अकर्स, ऐसे लिखते हैं इट अकर्स ड्यू टू इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है? इंटर आयनिक अट्रैक्शन को जिस रेजिस्टेंस लगता है। अब देखो, कुछ फोर्स हैं, कुछ फोर्स हैं जो इन इन आयंस को चाहते हैं कि वो इन प्लेट्स पे पहुंच जाए, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। कुछ फोर्सेस ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ये आयंस जो हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव प्लेट पे और पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव प्लेट पे पहुंच जाए। तो अगर वो फोर्सेस लगेंगे तभी तो वो आयंस प्लेट्स पे जा पाएंगे। हुँ, तो उसको हम लोग कह देते हैं कंडक्टेंस, टेंडेंसी ऑफ आयन टू मूव टुवर्ड्स प्लेट्स या फिर रॉड्स, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है? तो ये ठीक हुँ, उल्टा होता है किसके? रेजिस्टेंस के। इस वजह से हम लिख देते हैं आई V इज इक्वल अपॉन टू I अपॉन R। और ठीक है? G से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट हो जाता है हुँ, ओम इनवर्स, या फिर हम कह देते हैं महो, या फिर हम कह देते हैं साइमन। S से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर हम कह देते हैं साइमन, कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है? कंडक्टेंस हो गया। थर्ड देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। तो ये क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस? तो कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, हुँ, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml इलेक्ट्रोलाइट
इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसी को हम लोग कह देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, कप्पा कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम पता होना चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग फिर से इसको देखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। ठीक है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पहले देख लेते हैं। थर्ड है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम देखें रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस ड्यू टू 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ड्यू टू 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जो भी रेजिस्टेंस होगा, हम लोग सारी चीजों को एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कैसे पता करते हैं। तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, यानी कि अगर हम एल मतलब हो गया, अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ना, मेटल के केस में हमें पता है कि एल का मतलब लेंथ ऑफ वायर है ना, ये हमने बचपन से पढ़ा है ये फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो ये ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया और एल हो गया लेंथ। ठीक है, ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया और एल हो गया लेंथ। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के पीछे हम लोग देखें अगर कि इसका मतलब क्या है, तो जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रोड है, एक बहुत थिन इलेक्ट्रोड है, तो इसमें ही सिर्फ अगर हम देखें तो देखो ए हो गया डिप्ड एरिया, ए हो गया इसमें डिप्ड एरिया, डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो डूबा हुआ है उसका एरिया, और एल हो गया डिस्टेंस बिटवीन, एल हो गया ये डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, या फिर हम लिख देंगे सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स हो गया। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल बन गया। तो अब हमें देखना है, क्या देखना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब की वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसे कह देंगे। तो जैसे हम लिखा करते थे ना, G इज इक्वल्स टू 1 बाई आर रो। अब क्या लिखेंगे, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा उसे रो कहते हैं ना, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसे रो कह देते हैं। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसे कप्पा कहते हैं, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, तो उसे कप्पा कहते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई सॉरी 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 कप्पा हो जाएगा 1 अपॉन रो। देखो ध्यान से, कंडक्टेंस था, कंडक्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस है ना, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का मतलब हुआ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस है, और कप्पा का मतलब हुआ 1 ml की वजह से जो कंडक्टेंस है, 1 ml की वजह से जो कंडक्टेंस है उसे हमने कप्पा कह दिया। तो कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml इलेक्ट्रोलाइट हो गया कप्पा, ठीक है ना, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml इलेक्ट्रोलाइट हो गया कप्पा। तो अब हम क्या करते हैं ना कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस था उसका इन्वर्स कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस तो इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस ही होता है। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है उसी का इन्वर्स हो जाएगा कप्पा। ठीक है, तो रो का वैल्यू था 1 आर ए बाई एल था, आर ए बाई एल था ना, तो हम इसको लिखेंगे जी एल अपॉन ए, क्योंकि 1 बाई आर क्या था, जी था ना, कंडक्टेंस था ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी जी स्टार। इसमें देखिए
जी स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट है, L अपॉन ए। इसे हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। कई बार क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट दिया होता है और हमसे पूछता है। ठीक है ना? तो ये हो गया जी स्टार इज इक्वल्स टू L अपॉन ए हो गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक सेकंड, ऐसे हो जाएगा। इसे हम लोग सेल कांस्टेंट कह देते हैं। तो कप्पा बराबर 1/रो या फिर जीला या फिर जी स्टार। ठीक है, चलेगा कुछ भी। और हम लोग इसका डेफिनेशन भी याद रखेंगे। कप्पा का मतलब हुआ कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं या फिर कंडक्टिविटी भी इसको कह देते हैं। और क्या कह देते हैं हम इसको? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। जैसे वो रेजिस्टेंस था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कहते थे। वैसे इसको कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। चलेगा? समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग solution in increasing order of, in increasing order of conductivity, increasing order of conductivity कप्पा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए 10⁻⁻2 मोलर KCl एक्वस है, पानी में घुला हुआ है। 10⁻⁻1 मोलर KCl एक्वस है और फिर 1 मोलर KCl एक्वस है। तो अगर हम 1 2 3 बात करें, 1 2 और 3 इसको मार्क कर दिए, बताइए इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? फिर बी है हमारे पास, प्योर वाटर 10⁻⁻2 मोलर CH3COOH, 10⁻⁻2 मोलर NaCl एक्वस या फिर 10⁻⁻2 मोलर KCl। चलिए तो पहला वाला तो बन जाएगा। देखिए कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। इधर से इधर जाओगे ना तो देखो कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, और कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा। तो कंडक्टिविटी का डेफिनेशन हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो एक चीज एक बार और डेफिनेशन लिखते हैं, कंडक्टेंस ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो भी कंडक्टेंस होगा, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो भी कंडक्टेंस होगा उसे हम क्या कह देंगे? कप्पा कह देंगे। 1 ml प्रेजेंट इन, अच्छा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml। ठीक है, एक बार और देखो डेफिनेशन, क्वेश्चन देखो डेफिनेशन को देखने के बाद फिर से इसमें देखो 1 ml है ना, 1 मोलर है ना, 1 मोलर, 1 ml बोल रहे थे, 1 मोलर है ना, तो 1 मोलर 10⁻⁻1 मोलर 10⁻⁻2 मोलर। तो यहाँ पे आयंस, नंबर ऑफ आयंस पर ml ज्यादा होगा ना, क्योंकि कंसेंट्रेशन ज्यादा है इसमें, उसके बाद और सबसे कम किसमें? KCl में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्योर वाटर से ज्यादा होगा, प्योर वाटर तो कंडक्टर की तरफ बिहेव भी नहीं करेगा। हाँ। 10⁻2 मोलर CH3COOH है, 10⁻2 मोलर NaCl है। तो ये दोनों का लास्ट में जो दो है ना, इनका तो ज्यादा होगा ही होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि CH3COOH वीक एसिड है, पूरी तरह से टूटेगा क्या पानी में जाके? नहीं। नहीं टूटेगा। लेकिन NaCl तो सॉल्ट है ना, ये तो टूट जाएगा ना। NaCl सॉल्ट है, वो टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अब फिर इन दोनों में सर हम कैसे डिफरेंशिएट करें? इधर KCl है, इधर NaCl। तो पता है तुमने इनऑर्गेनिक में
इनऑर्गेनिक में ना एक कॉन्सेप्ट था हाइड्रेटेड रेडियस का। Na+ का साइज जब पानी में जाता है, Na+ एक्वस लिखा हुआ है ना, तो उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल के लेयर्स बहुत सारे बन जाते हैं और K+ के चारों तरफ बहुत मतलब नहीं बन पाता। तो Na+ के साइज, Na+ का साइज ज्यादा है, अब आयंस का साइज ज्यादा, तो क्या उनका मोबिलिटी कम हो जाएगा? मोटा आदमी कम भागता है, पतला आदमी तेज भागता है, इधर उधर उधर इधर उधर उधर। तो जैसे ये आयंस है, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, तो क्या ये तेज भाग पाएगा? इसका मोबिलिटी घट जाएगा ना, आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगा। और आयनिक मोबिलिटी अगर कम हो गया तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी घट जाए। ठीक है, तो यही रीजन है कि KCl का ज्यादा होता है। याद रखेंगे Na+ का हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू K+, इसी वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब सर ये तो आपने थ्योरेटिकल बता दिया कि हमें कैसे पता चलेगा, लेकिन हमें लैब में कैसे पता चलेगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टिविटी, उसका कंडक्टिविटी? मान लेते हैं हमारे पास लैब में जो जो चीजें चाहिए हमें मिल गई, तब तो हम पता कर लेंगे। लेकिन हम थ्योरेटिकल अभी कर रहे हैं ना, लैब में कैसे पता करेंगे? तो लैब में पता करने के लिए एनसीईआरटी में एक बहुत तगड़ा डायग्राम दिया हुआ है, हम देखते हैं उसको। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, चलिए देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज जानते हो? व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज सुना सुना है? ओहो, ये हो गया। हम यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं बीच में, कोई गैल्वेनोमीटर ही लगा देते हैं, हटाओ, P लगाते हैं, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसको जब हम कनेक्ट करेंगे, जैसे मान लो किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं हम इसको, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया R1, R2, R3, R4। तो क्या हो जाएगा रिलेशन इन R1, R2 और R3 के बीच में? तो ये होता है R2 इंटू R3 इज इक्वल टू R1 इंटू R4। ऐसा होता है क्या? अब जैसे हम क्या करते हैं ना, एक रेजिस्टेंस इसमें से हटा देते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस हमने हटा दिया व्हीटस्टोन ब्रिज से, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन है। ठीक है, हमने R2 हटाया है, R2 हटाया, हाँ R2 हटाया, ये R4 अभी वहीं पे है, R4 है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे वायर के थ्रू, मतलब छोटा ही वायर लेंगे ताकि वायर का रेजिस्टेंस उसमें कंसिडर ना हो, और एक 1 ml का कंडक्टिविटी सेल ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम कितना हो, 1 ml ही हो। ठीक है, 1 ml, इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 ml, ये जो हमने बनाया ना इसका 1 ml वॉल्यूम है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कह देते हैं कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें 1 ml वाले में, 1 ml का जो कंटेनर हमने ऊपर रखा है जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ा है, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स भरेंगे। ठीक है, सोचो कितना इंटरेस्टिंग चीज है। 1 ml का हमने कंटेनर बना दिया और उसमें भर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, और देख रहे हैं कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। हमें देखो R1, R4 और R3 नोन है ना, हमें पता है कि R1, R4, R3 का रेजिस्टेंस कितना है। तो क्या हम R2 जो कि कंडक्टिविटी सेल में है, कंडक्टिविटी सेल में है, क्या हम इस इक्वेशन के हेल्प से पता कर सकते हैं? बोलो। इस इक्वेशन के थ्रू R2 तो हम पता कर सकते हैं ना, क्योंकि R3, R1, R4 हमें पता है, बस हमें R2 पता करना है। R2 में 1 ml इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड है, तो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा ना, व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट किया हमने तो हमें पता चल जाएगा
R2। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट R2, और R2 R2 पता चल गया तो बताओ G हमें पता चल जाएगा क्या? G इज इक्वल टू 1/R। G का वैल्यू पता चल जाएगा ना? तो क्या कप्पा इज इक्वल्स टू G स्टार था। अब G स्टार का वैल्यू अगर हमें पता हो तो वो भी पता है हमें, G स्टार का भी वैल्यू पता है कि इसका लेंथ कितना है, इस इलेक्ट्रोड का लेंथ कितना है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जा रहा है उसमें क्या ये पूरी तरह से डूब जा रहा है। तो L/A भी हमें पता है, तो क्या हम कप्पा भी बता सकते हैं? कप्पा इज इक्वल्स टू 1/R G स्टार, 1/R G स्टार। ठीक है, यही था रिएक्शन। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आते हैं हम लोग मोलर कंडक्टेंस पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलर कंडक्टेंस। एक्सपेरिमेंटली हम ऐसे ही पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस देखते हैं मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, या फिर हम कह सकते हैं, और कह सकते हैं कंडक्टेंस ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कप्पा हमें पता है कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कप्पा। मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कप्पा होता है कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना? कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। तो कप्पा इनटू वॉल्यूम, ये V कौन सा है? ये V वो वाला वॉल्यूम है, ये V वो वाला वॉल्यूम है, कौन सा वाला? जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट। देखो 1 ml की वजह से कप्पा, 1 ml की वजह से कप्पा। अब हमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से बताना है, तो हम कप्पा में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। तो कप्पा इंटू वॉल्यूम इन ml, कप्पा इंटू वॉल्यूम इन ml, मिलीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, कप्पा इंटू वॉल्यूम इन ml। क्लियर है क्या? तो अब देखो, अब एक चीज सोचो कि इस फॉर्मूले को और हम कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ये कौन सा है? मोलैरिटी वाला है, तो हम लिखते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल कितना है? वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में होता है। अगर एमएल में करना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, हाँ या फिर मान लेते हैं वॉल्यूम यहाँ पे एमएल में दिया है, वॉल्यूम यहाँ पे एमएल में दिया है, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करें, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, और मोल हाँ तो 1 है, 1 अपॉन 1000 अपॉन वी बचा, भी तो एम ऐसे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन एम। वॉल्यूम यहाँ पे ml में हो जाएगा ना? हालांकि मोलैरिटी के फॉर्मूला में हम लीटर में रखते हैं, तो अगर ml में रख रहे हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हो गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम हो गया लैम्डा। ठीक है, फॉर्मूला कैसा है, समझ में आया ना? हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो बहुत सारे सॉल्यूशंस को अगर हम मिला रहे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस को अगर हम मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं बहुत सारे सॉल्यूशंस को, तो उसके कप्पा को हम कैसे पता करेंगे? तो उन सारे कप्पास को हम ऐड कर सकते हैं। कप्पास आर एडिटिव इन नेचर। जी जो है, जी कंडक्टेंस है, वो भी एडिटिव इन नेचर। ठीक है, ध्यान रख, ये सारे हम ऐड कर सकते हैं। ध्यान रख। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सोचो, वॉल्यूम का यहाँ पे हो गया ml, वॉल्यूम तो ml में है, ml यानी कि सेंटीमीटर क्यूब
चलो कप्पा का यूनिट पता करते हैं। कप्पा कहाँ गया हमारा? कप्पा 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 ये रहा, ठीक है। तो कप्पा देखते हैं, ऊपर है लीटर, ये एल सेंटीमीटर में मान लेते हैं, सेंटीमीटर में, नीचे ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, और रेजिस्टेंस हो गया ओम में। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो हो गया क्या? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा का यूनिट क्या हो गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और एमएल को हम सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं इसको क्या? अच्छा मोल भी होगा ना, मोल भी होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल के लिए था, तो मोल भी होगा ना, पर मोल के लिए था। तो यहां आ जाएगा क्या? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ओम, अच्छा ओम इनवर्स को ही तो हम साइमन कहते हैं। याद करो अभी हमने कंडक्टेंस पढ़ा था, उसमें था ना ऐसे ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है अगला। अगला है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये हो जाएगा कंडक्टेंस ड्यू टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस ड्यू टू सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है क्या? एक और तरीके से बोलते हैं, कंडक्टेंस ड्यू टू सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम ऐसा कहते हैं कंडक्टेंस ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रहेगा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब हमें पता है कि लैम्डा इक्विवेलेंस हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा इनटू वी। अच्छा V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये V कौन सा है? पहले जो V था वो कौन सा V था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था। अभी क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इनटू V, और V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू कप्पा। अच्छा हमें वॉल्यूम निकालना है ना, बताओ नॉर्मेलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही होता है ना लीटर्स में। अगर हम वॉल्यूम को ml में रखते तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट हमें कितना रखना है? 1। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कितना आ जाएगा? तो ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया 1 इंटू 1000 अपॉन n। तो ये हो जाएगा ऐसे,
क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? मतलब वॉल्यूम निकाल रहे हैं और वॉल्यूम के वैल्यू को ही लैम्डा इक्यू के फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है। और हमें पता है कि नॉर्मेलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मेलिटी इज इक्वल होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये हमें कैसे पता चला? तो देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है मोल इनटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी को हम लिखते हैं एक बार, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्यू इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिखते हैं मोल इनटू एन फैक्टर, मोल इनटू एन फैक्टर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिखते हैं ना नॉर्मेलिटी को। तो बताइए मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाता है? मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी बन जाता है, ठीक है ना? मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी, तो सॉल्यूशन हमने लिखा मोलैरिटी। मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, कहानी ही खत्म। तो अब चलो लिखते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा EQ, लैम्डा एंड एम एंड लैम्डा EQ। चलो बाबू देखो, तो हो जाएगा लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन है, और एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ? एम इंटू एन फैक्टर, तो लिख देते हैं एम इंटू एन एन फैक्टर, मोलैरिटी फैक्टर, इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर, लैम्डा इक्यू इज इक्वल्स टू। अब देखो एक चीज, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम क्या होता है? जल्दी बताओ, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, जल्दी जल्दी जल्दी। कप्पा इंटू 1000/m होता लैम्डा एम है होता है क्या? लैम्डा एम। हाँ, तो ये बन गया लैम्डा इक्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा एम लैम्डा अपॉन, एम अपॉन एन फैक्टर। फॉर्मूला तैयार है, सिंपल, ठीक है। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन लैम्डा इक्यू एंड लैम्डा एम, मतलब मोलर कंडक्टेंस एंड, मोलर कंडक्टेंस एंड मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ना आर दिया हुआ क्वेश्चन में, वैल्यूज दिए हुए हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू 10⁻³ ओम, और कंसेंट्रेशन दिया 0.1 मोलर, NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और एरिया दिया है 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, नहीं मीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना, और लेंथ दिया है 1 सेंटीमीटर। तुम्हें बताना है रो बताना है, कप्पा बताना है, और लैम्डा एम का वैल्यू बता देना है। चलिए 3 चीजें बताना है इस क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी चालू कीजिए बनाना। कप्पा बराबर क्या होता है? 1/r L/A इंटू L/A, यही होता है ना? तो 1/r पुट कर देते हैं यहाँ पे, 1/r 10⁻³ है, और L का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर, और A का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ओम है, सब यूनिट वगैरह सब आ जाएगा यहीं से। तो देखो सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा क्या, 10⁻³ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कप्पा का वैल्यू आ गया, देखो तो आया।
समझ में आया क्या? हाँ ऐसे ही अगर हम चाहें कि रो का वैल्यू कैलकुलेट कर ले, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मतलब जैसे कप्पा इज इक्वल टू 1/रो होता था ना, हाँ वैसे ही रो इज इक्वल टू 1/कप्पा। 1/कप्पा। तो ये हो जाए कितना, 1/10⁻³ यानी कि 10⁻³ अब हमसे पूछ रहा है लैम्डा एम। लैम्डा एम का फॉर्मूला एक ही है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। एम का वैल्यू देखो 0.1 मोलर दिया हुआ है, कप्पा हो गया 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन 0.1, तो इससे ये गया और 0.1 में से डेसिमल गया तो ऊपर 10 आ गया, यानी कि लैम्डा एम आ गया 10। 10 यूनिट क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, हाँ। हो जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन? हम्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं सेम ऐसे ही इसी पैटर्न पे, थोड़ा सा अलग रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी का वैल्यू मतलब कंसेंट्रेशन दिया 0.1 मोलर KCl, आर का वैल्यू है 100 ओम, कप्पा का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, और लैम्डा एम दिया है, लैम्डा एम दिया है, इसी कंसेंट्रेशन के लिए पूछा है, सॉरी इसी कंसेंट्रेशन के लिए पूछा है। और फिर से एक और कंडीशन है तुम्हारे पास, C1 C डैश दिया हुआ है, C डैश इज इक्वल टू 0.01 मोलर KCl, 0.01 मोलर KCl, R का वैल्यू है 500 ओम, कप्पा का वैल्यू पूछा गया है और लैम्डा एम का भी वैल्यू पूछा गया है। चलिए दोनों सेम सेल है, मतलब सेम सेल लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सेम सेल का मतलब पता है क्या होता है, L/A का वैल्यू मतलब सेल कांस्टेंट जो है वो दोनों में सेम रहेगा, सेल कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो और बताओ, इस क्वेश्चन को करना होमवर्क रहेगा। ठीक है, करना इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ध्यान रखना कि जी स्टार दोनों में सेम रहेगा, और ये साइमन मीटर इनवर्स दिया है ना, तो हम इसको 1/100 सेंटीमीटर, 1/पर मीटर दिया हुआ है ना, 1/100 मीटर, 1 साइमन अपॉन 100 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि मीटर में था, हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इस क्वेश्चन को करना, हम भेज देते हैं PDF। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।